Hey everyone, welcome back to my channel Nursing University. So today we are going to discuss about birth asphyxia, which is a common health problem during birth. Okay. So birth asphyxia, जैसे कि इसका नेम साउंड कर रहा है, birth asphyxia means birth के टाइम पे क्या होना, breathing difficulty. Asphyxia means breathing difficulty. बर्थ के टाइम पे ब्रीदिंग डिफिकल्टी होना उसे हम बोलते हैं बर्थ एस्फिक्सिया एंड इट इज ऑल्सो नोन एज एस्फिक्सिया नियोनेट्रम. नियोनेट्रम जो वर्ड है वो हम यूज करते हैं नियोनेट के लिए. तो नियोनेट को हो रहा है एस्फिक्सिया, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, तो हम इसे बोलते हैं एस्फिक्सिया नियोनेट्रम. ओके, तो एस्फिक्सिया मीन्स हो गया ब्रीदिंग डिफिकल्टी और नियोनेट्रम जो वर्ड है वो रिलेटेड है नियोनेट से, तो इसे हम बोलते हैं इट इज ऑल्सो नोन एज एस्फिक्सिया नियोनेट्रम. सो हम बात करते हैं कि जो एस्फिक्सिया हो रहा है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, वो न्यूनेट को क्यों हो रही है. देखो, अप टू 1 मंथ का जब तक बेबी नहीं हो जाता, जब तक हम उसे न्यूनेट बोलते हैं. अप टू 1 मंथ ऑफ एज तक हम उसे न्यूनेट बोलते हैं. तो ऐसा क्यों हो रहा है, उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी क्यों हो रही है. तो देखिए, जब भी न्यूनेट जो होता है, जब वो उसे हम फीटस बोलते हैं, जब तक वो वोम में रहता है, यूट्रस में रहता है, यूट्राइन एनवायरमेंट में रहता है, जब तक हम उसे फीटस बोलते हैं. न्यूनेट ना बुला करके फीटस बोलते हैं. तो जब तक फीटस जो है वो वॉर्म में रहता है, तो जो भी उसे न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए या फिर कुछ भी चाहिए, वो किससे लेता है, प्लेसेंटा से. उसका गैस एक्सचेंज कंप्लीटली प्लेसेंटा के थ्रू होता है. ओके, तो आप देखिए, अगर प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी होगी, प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी, इनसफिशिएंसी हम बोल रहे हैं, इनएडिक्वेसी भी आप बोल सकते हो. अगर प्लेसेंटा जो है ढंग से अपना वर्क नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा, प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी हो जाएगी. प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी की वजह से ही क्या होगा, बर्थ एस्फिक्सिया जो है न्यूनेट को, फीटस को हो सकता है. ठीक है, तो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी एक मेजर कोज है. एंड मेटर्नल ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जिनकी वजह से प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी हो रही है. प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी तो हो रही है, इनएडिक्वेसी भी हो रही है, प्लेसेंटा अपना वर्क नहीं कर पा रहा प्रॉपर्ली, बट क्यों नहीं कर पा रहा है, उसके बहुत से फैक्टर्स रहते हैं. जैसे कि अगर मदर को हाई बीपी रहता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एक्लेम्सिया, प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन अगर मदर को रहती है, या फिर मदर जो है वो अच्छे न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रही है, तब भी ऐसा हो सकता है. या फिर हो सकता है मदर को पोलीहाइड्रोमियोस की कंडीशन हो, उस केस में भी ऐसा हो सकता है कि प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी हो जाए. ऐसा भी हो सकता है कि टाइम से पहले ही, मींस जो मदर की ईडीडी थी उससे भी 1 मंथ पहले, ईडीडी मींस एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट से ही पहले क्या हो गया है, प्लेसेंटा में कैल्सिफिकेशन हो गई है. प्लेसेंटा हो गया है कैल्सिफाइड. कैल्सिफिकेशन अगर प्लेसेंटा में हो जाती है तो क्या होगा, प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी होगी, बर्थ एस्फिक्सिया होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे. ओके, अब देखते हैं हम इसकी डेफिनेशन. सो बर्थ एस्फिक्सिया मींस ब्रीदिंग डिफिकल्टी एट द टाइम ऑफ बर्थ इज द नॉन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सैटिस्फैक्टरी पल्मोनरी रेस्पिरेशन एट बर्थ. तो एक सैटिस्फैक्टरी काइंड ऑफ पल्मोनरी रेस्पिरेशन जो है वो न्यूनेट नहीं मेंटेन कर पाता है. सो पल्मोनरी रिलेटेड है लंग्स से. अब देखिए, लंग्स की बात आई है तो क्या होता है, फीटस के जो लंग्स होते हैं, जब वो यूटेराइन एनवायरनमेंट में होता है तो लंग्स होते हैं उसके कोलैप्स. तो यहाँ लंग्स है कोलैप्स. ठीक है, अब जैसे ही बर्थ होगा, ठीक है, जो फीटस जो है वो यूट्राइन एनवायरनमेंट से कहाँ आ जाएगा, हमारे एनवायरनमेंट में आ जाएगा जैसे ही, तो क्या होगा, लंग्स जो है वो इन्फ्लेट हो जाएंगे. लंग्स थे कोलैप्स, अब लंग्स हो गए हैं इन्फ्लेट. ओके, लंग्स इन्फ्लेट हो गए हैं, बट अभी भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं जिनकी वजह से ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है. तो हम आगे स्टडी करेंगे कि वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं. ओके, सो इट इज अ फेलियर ऑफ इनिशिएशन. इनिशिएट नहीं हो पाता है क्या, स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन. स्पॉन्टेनियसली मीन्स खुद से जो फीटस है वो रेस्पिरेट नहीं कर पाता है. ठीक है, सो इसकी वजह से ही क्या हो जाता है, बर्थ एस्फिक्सिया हो जाता है. इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ठीक है, तो देखिए प्रोग्रेसिव हाइपोक्सिया रहेगा न्यूनेट में. प्रोग्रेसिव हाइपोक्सिया, देखिए जो अपगार स्कोर आपने स्टडी किया होगा, अपगार स्कोर भी जब रहेगा हम इसे डायग्नोज कर पाएंगे कि बर्थ एस्फिक्सिया है. अगर अपगार स्कोर रहता है 3 और लेस, अगर 3 और या फिर 3 से लेस अपगार स्कोर आता है 1 मिनट पे, तो उसे हम डायग्नोज करते हैं कि न्यूनेट को है बर्थ एस्फिक्सिया. ओके,
अब हम देख रहे हैं इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, देखिए इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आप देख लीजिए, ये फीचर्स आपको शो होने वाले हैं। प्रोग्रेसिव हाइपोक्सिया रहेगा, मींस कॉन्टिन्यू, प्रोग्रेसिव मींस धीरे धीरे बढ़ रहा है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का क्या मतलब होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यूज टू मेंटेन द नॉर्मल बॉडी फंक्शंस, जैसे कि जो टिश्यूज होते हैं उनको ऑक्सीजन मिलती है, तो वो ऑक्सीजन पूरी नहीं पहुंच पा रही टिश्यूज तक, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रॉपरली बॉडी फंक्शन नहीं कर पा रही है, उसे हम बोल रहे हैं हाइपोक्सिया। हाइपोपरफ्यूजन, हाइपोपरफ्यूजन का भी यही मतलब है, जितना ब्लड, जितनी ऑक्सीजन पहुंचनी चाहिए थी टिश्यूज को वो नहीं पहुंच पा रही है, तो टिश्यूज क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे, टिश्यू डेथ हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है, ओके। मेटाबॉलिक एसिडोसिस यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए मेटाबॉलिक एसिडोसिस कैसे हो जाएगा, ये तो एक इलेक्ट्रोलाइट का डिसऑर्डर है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है यहाँ पर, एसिड बेस इम्बैलेंस हो रहा है मेटाबॉलिक एसिडोसिस में। तो ये किस तरीके से होगा वो आप समझिए। तो देखिए जो हमारी किडनीज होती हैं, मतलब जो न्यूनेट की किडनीज है, अब आपको पता है कि पूरी बॉडी ही फंक्शन जो है वो प्रॉपर नहीं कर पा रही है, तो देखिए किडनीज भी अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाएंगी। क्यों नहीं कर पाएंगी, क्योंकि इनफ ब्लड किडनी को सप्लाई नहीं हो रहा, ब्लड किडनी को अच्छे से सप्लाई नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई किडनी अपने फंक्शंस प्रॉपर नहीं कर पाएगी। जो भी एसिड फॉर्मेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है बॉडी में, एसिड फॉर्मेशन बॉडी में इंक्रीज हो रही है, किडनीज अपना काम ढंग से नहीं कर पाएंगी, अपना वर्क प्रॉपरली नहीं कर पाएंगी, प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएंगी, तो क्या होगा, एसिड फॉर्मेशन इंक्रीज होती जाएगी। एंड किडनी की जो एबिलिटी है, जो कैपेबिलिटी है एक्सेसिव एसिड को एक्सक्रीट आउट करने की, वो किडनी नहीं कर पाएगी, तो कौन सी कंडीशन अराइज हो जाएगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन अराइज हो जाएगी। एंड नेक्स्ट है कि हाइपरकैप्निया। हाइपरकैप्निया क्या होता है, जो पार्शियल CO2 प्रेशर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 वो इंक्रीज हो जाएगा, बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो रही है, एंड ऑक्सीजन जो है वो डिक्रीज हो रही है, तो क्या होगा, बर्थ एस्फिक्सिया हो जाएगा। ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज कमेंट डाउन करना, मैं जरूर क्लियर आउट करूंगी। अब हम देखते हैं इसकी इटियोलॉजी। ओके, सो अब हम देख रहे हैं इटियोलॉजिकल फैक्टर्स। सो देयर आर 3 फैक्टर्स। द फर्स्ट वन इज द एंटीपार्टम फैक्टर्स। तो एंटीपार्टम पीरियड में ऐसी कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से क्या हो रहा है, प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी हो रही है, एंड एज द रिजल्ट ऑफ प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी बर्थ एस्फिक्सिया राइज हो रहा है। सो फर्स्ट वन इज प्री एक्लेम्पसिया। तो मैंने आपको भी डेफिनेशन कराई थी, उसमें भी हमने ये पढ़ा कि प्री एक्लेम्पसिया जो मदर को अगर हो जाए एंटीपार्टम पीरियड में, मींस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहे, तो क्या होगा, उसकी वजह से प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी हो जाएगी, एंड उसके रिजल्ट पे क्या राइज होगा, बर्थ एस्फिक्सिया। नेक्स्ट है एनीमिया। अगर जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो एनीमिक है, मींस हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है वो बहुत कम है विमेन में, तो क्या होगा, उससे भी प्लेसेंटा को भी इनफ ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी, ऑक्सीजन प्लेसेंटा को नहीं मिल पाएगा मदर से, ठीक है, तो क्या होगा, प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी हो जाएगी, एंड प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी के रिजल्ट में क्या हो जाएगा, बर्थ एस्फिक्सिया राइज हो जाएगा। पोस्ट मैच्योरिटी, पोस्ट मैच्योरिटी से लिखा हुआ है कि क्या होगा, प्लेसेंटा जो है वो समय से पहले ही क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, तो क्या होगा, प्लेसेंटा में कैल्सिफिकेशन हो जाएगी, ये भी मैंने आपको अभी बताया था, तो प्लेसेंटा अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाएगा, इनएडिक्वेसी रहेगी प्लेसेंटा में, उसकी रिजल्ट में क्या होगा, एस्फिक्सिया राइज हो जाएगा। एपीएच की फुल फॉर्म है एंटीपार्टम हेमरेज। सो जो भी अभी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो इसे थर्ड ईयर में स्टडी करेंगे, और जो कर चुके हैं उनको पता होगा। एंटीपार्टम हेमरेज 2 टाइप की होती है, प्लेसेंटा प्रीविया एंड एब्रप्शियो प्लेसेंटा। प्लेसेंटा प्रीविया में तो क्या होता है ना, जहां पर सर्विक्स की ओपनिंग होती है ना, यहीं पर प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है। नॉर्मली क्या होता है, प्लेसेंटा जो है वो अपर यूटेराइन सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, बट इन केस ऑफ एपीएच एंटीपार्टम हेमरेज, प्लेसेंटा प्रीविया जो एक कंडीशन है एंटीपार्टम हेमरेज की, उसमें जो प्लेसेंटा है वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में प्रेजेंट रहता है, जहां सर्विक्स की ओपनिंग होती है वहां पर। तो इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, जो फीटस है उसे बर्थ एस्फिक्सिया हो सकता है। अगर हम नॉर्मल डिलीवरी करना चाहेंगे तो पहले प्लेसेंटा आउट होगा, आफ्टर दैट ही फीटस आएगा, तो उसे थोड़ी सी ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है, क्योंकि प्लेसेंटा को हम पहले आउट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई, क्योंकि प्लेसेंटा लोअर यूट्राइन सेगमेंट में प्रेजेंट होगा। ओके, नेक्स्ट है ओके, सो एक नेक्स्ट जो सेकंड है टाइप एपीएच की, वो है एब्रप्शियो प्लेसेंटा। एब्रप्शियो
तो जैसा कि इसका नेम साउंड कर रहा है, एब्रप्शियो का मतलब होता है एब्रप्शन, ठीक है। प्लेसेंटा जो है वो क्या होने लग जाएगा, डिटैच होने लग जाएगा डेसिडुआ से, मदर की डेसिडुआ से। उसकी वजह से क्या होगा, प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी हो जाएगी एंड एज अ रिजल्ट ऑफ प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी बर्थ एस्फिक्सिया अराइज हो जाएगा। नेक्स्ट है पोली और ओलिगोहाइड्रोमियोज। ओके, सो पोली हाइड्रोमियोज में एंड ओलिगोहाइड्रोमियोज में दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी हो सकती है। क्यों हो जाएगी, क्योंकि जो लाइकर रहता है, एमनियोटिक फ्लूइड जो रहता है ना फीटस के अराउंड, वो ज्यादा हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा, दोनों ही यही कंडीशंस है। एक में फ्लूइड ज्यादा हो रहा है, एक में फ्लूइड कम हो जाएगा, एक में बहुत ही एक्सेस अमाउंट में फ्लूइड रहेगा, तो इसके रिजल्ट में भी क्या हो सकता है, बर्थ एस्फिक्सिया हो जाएगा। नेक्स्ट इज ड्रग अब्यूज। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर मदर है वो ड्रग अब्यूज करती है, ड्रग्स लेती है या फिर कोई भी ऐसी मेडिकेशंस लेती है जिनमें सडेशन प्रेजेंट हो, तो या फिर और भी वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्टर हम कुछ भी अगर मेडिसिन ले लेते हैं, तो उसका एक साइड इफेक्ट, एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होगा, प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी, एज अ रिजल्ट ऑफ प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी बर्थ एस्फिक्सिया अराइज हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं इंट्रापार्टम फैक्टर्स। तो ड्यूरिंग डिलीवरी, ये एंटीपार्टम तो था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अब हम देख रहे हैं ड्यूरिंग डिलीवरी ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से बर्थ एस्फिक्सिया अराइज हो सकता है, डिफिकल्टी हो सकती है ब्रीदिंग में न्यूनेट को। So first is APH, हमने अभी देखा एंटीपार्टम हेमरेज में दो कंडीशंस, प्लेसेंटा प्रीविया एंड प्लेसेंटा एब्रप्शियो प्लेसेंटा। नेक्स्ट है प्री टर्म लेबर। अगर समय से पहले, लेबर मींस जब वुमेन का लेबर का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, अगर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आना स्टार्ट हो गई हैं, अभी जो गेस्टेशनल एज है वो कंप्लीट नहीं हुई है, उससे पहले ही यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आना अगर स्टार्ट हो गई हैं, प्री टर्म मींस समय से पहले, तब भी उस केस में क्या होगा, बर्थ एस्फिक्सिया। नेक्स्ट है कोड प्रोलैप्स। देखिए जो यहाँ अम्बिलिकल कोड की बात हो रही है, अम्बिलिकल कोड अगर प्रोलैप्स कर जाती है, वजाइनल इंट्रोइटस पे हमें शो होने लग जाती है, तो इससे भी क्या हो सकता है, इनसफिशिएंसी, सॉरी प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी हो जाएगी, यस, एंड उसके रिजल्ट में बर्थ एस्फिक्सिया हो जाएगा। तो अभी तक आपको यही समझ में आ रहा होगा कि जो मेजर कोज है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, वो है प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी। ओके, ये सब एक तरह से आप बोल सकते हो उसके कॉज हैं कि वो कैसे हो जाएगी प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी, उसके कारण है। ओके, अम्बिलिकल कोड राउंड द नेक। तो कई बार ऐसा होता है, यूएसजी करवाने जाते हैं लास्ट मंथ में, अभी तक तो इस डॉक्टर ने बोला था कि भाई नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है, एंड एकदम से डॉक्टर ने बोल दिया कि नहीं अब तो इसका सी सेक्शन होगा। भाई अभी तक तो डॉक्टर ने बोला था नॉर्मल होगी, तो इट मीन्स कि डॉक्टर झूठ बोल रही है। तो कुछ जिनको नॉलेज नहीं होती वो सोचते हैं कि डॉक्टर्स अपना पैसा कूटने के लिए ये सब करते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है, अम्बिलिकल कोड अराउंड द नेक है, मींस फीटस के नेक के अराउंड है, ठीक है, तो उस केस में भी उसको बर्थ एस्फिक्सिया की प्रॉब्लम होगी, दैट्स व्हाई सी सेक्शन जो है वो कंडक्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट है मेकोनियम स्टेन लाइकर। लाइकर यहाँ यूज हो रहा है लेकर एमनी के लिए, एमनियोटिक फ्लूइड के लिए। तो अगर मेकोनियम जो फर्स्ट स्टूल होता है, बेबी जो पास करता है उसका जो फर्स्ट स्टूल होता है उसे हम बोलते हैं मेकोनियम। अगर मेकोनियम यूट्राइन एनवायरनमेंट में ही फीटस ने जो है पास कर दिया है, तो उससे भी क्या हो सकता है, उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी, क्योंकि वो सारा जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो अपने अंदर ले लेगा मेकोनियम स्टेन्ड लाइकर को। प्रोलॉन्ग लेबर। तो अगर लेबर जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रोलॉन्ग है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आती जा रही है बट कुछ भी अभी प्रोग्रेस नहीं हुई है, मींस जो सर्विक्स है वो ओपन नहीं हो पा रही है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आती जा रही हैं, तो उस केस में भी डिफिकल्टी हो सकती है ब्रीदिंग में फीटस को। ओके, क्योंकि जो भी कॉन्ट्रैक्शंस आती है मदर के साथ साथ फीटस भी उसे ज्यादा जो है वो फीटस भी फील करता है, कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से ही वो एक्सपेल आउट होता है। तो अगर एक्सपेल आउट ही नहीं हो पाएगा, ओनली कॉन्ट्रैक्शंस ही आ रही हैं, सर्विक्स ओपन ही नहीं हो रही है, तो उस केस में भी एस्फिक्सिया होगा डेफिनेटली। ओके, पोस्ट नेटल फैक्टर्स हम देख रहे हैं। अब डिलीवरी हो गई, डिलीवरी के बाद ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डिफिकल्टी हो जाएगी ब्रीदिंग में न्यूनेट को। फर्स्ट इज कार्डियोवास्कुलर एनोमलीज। तो ये है कार्डियोवास्कुलर, मींस ये हार्ट से रिलेटेड है, कार्डियो वर्ड जो है वो हार्ट से रिलेटेड है। तो आपने ऐसी बहुत सी एनोमलीज स्टडी की होंगी, नहीं की हुई है तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। सो ऐसी बहुत सी एनोमलीज होती हैं, अबनॉर्मलिटीज होती है, एनोमलीज मींस अबनॉर्मलिटीज, जिसकी वजह से क्या होता है, बर्थ एस्फिक्सिया हो सकता है न्योनेट को। मींस जैसे मैंने आपको बताया था कि लंग्स जो है वो इन्फ्लेट हो जाते हैं। तो आपने देसी भाषा में सुना होगा कि जो बच्चे होते हैं उनके दिल में छेद हो गया, तो वो छेद नहीं होता है, वो एक अबनॉर्मलिटीज होती हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ पे।
देखिए जो फीटस होता है, जब वो यूट्राइन एनवायरनमेंट में होता है ना, तो उसके हार्ट जो है वो हमारे हार्ट से बहुत ही डिफरेंट तरीके से वर्क करता है, क्योंकि लंग्स में तो गैस एक्सचेंज जो एल्वियोलाइज में होता है हमारा, वो फीटस में नहीं हो पाता है। दैट्स वाई वो बहुत ही अलग तरीके से फंक्शन करता है। अम्बिलिकल वेन जो होती है फीटस को ऑक्सीजन सप्लाई करती है, एंड ऐसे आप बोल सकते हो ओपनिंग्स प्रेजेंट होती है हार्ट में, जो कि एट द टाइम ऑफ बर्थ ही एकदम से क्लोज हो जाती है जैसे ही लंग्स इन्फ्लेट होते हैं। बट कुछ न्यूनेट्स में क्या होता है, वो ओपनिंग्स बंद नहीं होती हैं। आपने फीटल सर्कुलेशन अगर स्टडी नहीं किया है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, सो यू कैन इजीली चेक इट आउट। तो वो जो ओपनिंग्स है वो अच्छे से क्लोज नहीं हो पाई किसी किसी न्यूनेट के अंदर, तो क्या हुआ, जब भी हम देसी लैंग्वेज में बोल देते हैं, डॉक्टर्स जिनको नॉलेज नहीं होती उनके पेरेंट्स को बोलते हैं कि बच्चे के दिल में छेद है, इस तरीके से बोला जाता है। तो वो छेद नहीं होता है, वो ओपनिंग्स जो है वो खुली रह जाती हैं, क्लोज नहीं हो पाती हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ। लंग्स तो इन्फ्लेट हो गए, बट ओपनिंग्स ऐसे कैसे रह गई, आपने स्टडी किया होगा ना फोरामेन ओवेल, है ना, तो वो ओपनिंग्स जो है वो ऐसी ही रह जाती हैं। सो न्यूरोलॉजिकल अबनॉर्मलिटीज जो है, अनॉमलीज जो है, इनकी वजह से भी बर्थ एस्फिक्सिया हो सकता है। अब हम देखते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी। अब हम स्टडी कर रहे हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ बर्थ एस्फिक्सिया, बहुत ही इजी लैंग्वेज में एंड बहुत ही कम स्टेप्स के अंदर। तो देखिए आप कर रहे हो नर्सिंग, आपको इतने डिटेल इन्फॉर्मेशन पेपर में एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, इतना भी लिख देंगे तो दैट्स इनफ फॉर यू। सो रिडक्शन इन एट्रियल ब्लड प्रेशर, ओके, एट्रियल ब्लड प्रेशर में क्या है, रिडक्शन है, ठीक है, एट्रियल ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो गया है। इसके रिजल्ट पे क्या हो रहा है, एक्यूमुलेशन ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है बॉडी में इंक्रीज हो रही है, क्योंकि एट्रियल ब्लड प्रेशर यहाँ पर डिक्रीज मिल रहा है। ओके, इसकी वजह से क्या हो रहा है, पूरी बॉडी में जो है इनफ क्या बोलते हैं, टिश्यू परफ्यूजन नहीं हो पा रहा है। टिश्यूज में जो एरियाज होते हैं बॉडी के, वहां पर जो है ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं पहुंच पा रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो प्लेसेंटल इंसफिशियंसी है उसकी प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी। प्लेसेंटा को भी इनफ जो ब्लड सप्लाई होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है मदर से, मैटरनल ब्लड स्ट्रीम से, क्योंकि वहां पर क्या है, रिडक्शन इन एट्रियल ब्लड प्रेशर। इसकी वजह से क्या हो रहा है, प्लेसेंटल इंसफिशियंसी हो जाएगी, जो फीटस है उसे यूट्राइन एनवायरनमेंट में न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं मिल पाएगा, आप बोल सकते ऑक्सीजन भी अच्छे से वो रिसीव नहीं कर पाएगा प्लेसेंटा से। उसके रिजल्ट में क्या होगा, एस्फिक्सिया, ब्रीदिंग डिफिकल्टी अराइज हो जाएगी। तो हमने देखी थी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ बर्थ एस्फिक्सिया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हम लेंगे न्यूनेटल रिससिटेशन। मींस अगर बर्थ एस्फिक्सिया की प्रॉब्लम अराइज हो गई है तो उसे हम फिक्स किस तरीके से करेंगे, रिससिटेट हमें करना पड़ेगा न्यूनेट को, हम कैसे करेंगे वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड। तो आप देख लीजिए ये हमारा अगला टॉपिक रहेगा, एंड इन द लास्ट वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट फिजियोलॉजी ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, ठीक है, तो वो आप जरूर से चेकआउट कर लेना वीडियो। तो न्यूनेटल रिससिटेशन का हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। तो आज हमने स्टडी की बर्थ एस्फिक्सिया की डेफिनेशन एंड etiological फैक्टर्स एंड पैथोफिजियोलॉजी ऑफ बर्थ एस्फिक्सिया, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं ये टॉपिक न्यूनेटल रिससिटेशन। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज कमेंट डाउन करना, जरूर क्लियर आउट करूंगी। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।